नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारी खास मेहमान है माया विश्वकर्मा। नाम ही काफ़ी है। महिला सरपंच है अपने गांव से, निर्विरोध चुनी गई थी और खुद ही नहीं निर्विरोध चुनी गई, इनका जो पूरा पंच था उसमें सारी महिलाएं निर्विरोध चुनी गई थी। पिंक पंचायत के रूप में जाना जाता है, पिंक पंचायत के रूप में जाना जाता है। और माया जी का अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। 8वीं तक मध्य प्रदेश के अपने गांव में उन्होंने पढ़ाई की, फिर वहाँ स्कूल नहीं थे तो वो दूसरे गांव पहुँची, फिर ऐसे तीसरे गांव, उसके बाद जबलपुर पहुँची, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद फिर वो यूएस गई पीएचडी करने के लिए, पीएचडी से ड्रॉप लेके रिसर्च करने लगी, फिर भी मन नहीं लगा, वापस अपने गांव आ गई। और उन्हें लगा कि जो उनके गांव की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, और जब उन्होंने अपने गांव वालों को देखा उससे जूझते हुए, तो उन्हें लगा कि इस पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज हम माया जी से बात करेंगे और जानेंगे उनकी ये इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। माया जी, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। लोग स्ट्रगल करते हैं, सालों तक स्ट्रगल करते हैं विदेश में जाने के लिए और ख़ास करके यूएस में जाने के लिए, और आप यूएस को आपने छोड़ दिया, वापस आ गए, और वो भी किसी शहर में नहीं आई, अपने गांव गई। तो ये क्या थॉट था? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे आपके साथ जुड़ के। और जैसा आपने बताया कि जो मेरा जीवन है वो सच में काफ़ी ऐसी जगह बीता जहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें सीखी और देखी जो आज के बच्चों को नसीब नहीं होते। जैसे पहले की मैं बात करूँ तो हमारे गांव में इस तरह के और भी संसाधन नहीं थे, जैसे टीवी है, रेडियोज़ है, ये सब। तो हम लोग नदी पे आश्रित रहते थे, खेतों में काम करके, पढ़ाई करके, पेड़ों पे चढ़ के, ऐसे हम बड़े हुए। तो जब वहाँ से पढ़ाई करके मैं दूसरे गांव, फिर वहाँ से आगे गई, तो मुझे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। और जब मैं गांव में रहती थी तो मुझे लगता था दुनिया उतनी बड़ी है, तो वही खुशियाँ हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं अमेरिका गई और फिर वहाँ देखा कि वहाँ तो एक अलग ही जीवन है, वहाँ के लोगों के अलग विचार हैं, अलग तरह से उनके एम्बिशंस हैं। मैं भी उनमें शामिल थी और मैं भी उस तरह की सोच रखती थी कि नहीं, ऐसी चीज़ें होना चाहिए। लेकिन जब भी मैं अपने गांव आती थी हमेशा लगता था कि नहीं, ये गांव क्यों है ऐसा अभी तक, क्योंकि ना अभी हमारे वहाँ रोड्स हैं ठीक से, ना बिजली है, ना पानी है घर घर, इस तरह की चीज़ें। तो लगा कि जो है हम जैसे गांव के लोग हैं, जीरो से शुरू करके हमने वहाँ तक पहुँचे हैं, शून्य से शिखर कहें। और उसके बाद यदि शिखर से शून्य पे आएंगे तो कुछ हम नुकसान नहीं करेंगे, उल्टा हम कुछ और जो अपन ने सीखा है वो हम गांव को देंगे। तो इसी तरह से मुझे लगा कि नहीं, यहाँ काम करने की बहुत गुंजाइश है और मुझे वास्तव में आके कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलता है। बाकी तो सब अगला पिछला जो होता है वो तो मन बहलाने के लिए है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। फिर से पूछूंगी, क्या थॉट था? ठीक है, गांव में समस्याएं थी, आप अपनी गांव से निकल रही थी, मूलभूत भी सुविधा नहीं थी। 8वीं के बाद आपको दूसरे गांव जाना पड़ा, जबलपुर जाना पड़ा कॉलेज के लिए, यूएस तक पहुंच गई, लेकिन फिर उसी गांव में आ गई। उसके पीछे ये था कि देखिए, मैं अपने गांव की इकलौती, या यूं कहूँ कि पूरे एरिया की, उस ज़माने में आज से 15 साल पहले इकलौती लड़की थी जो अपने आप कहा जाए बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी कहें आगे पीछे के अमेरिका चली गई। तो मैं जब वहाँ गई तो देखा कि कैसी इतनी लड़कियाँ हैं जो अभी तक अमेरिका आई हैं मेरे इधर से, या मैं अपने गांव की बात करूँ तो मुझे हमेशा यही लगता था कि यहाँ तो पढ़ भी ठीक से नहीं पा रही, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी सुविधाओं से हमने लाभ लिया है। लेकिन आज हम उन स्कूलों की बात करें तो वो काफ़ी निचले स्तर पर, काफ़ी मतलब जो प्राइमरी स्कूल की बात करें तो बहुत ख़राब स्थिति है। तो लगा कि लड़कियां जब तक पढ़ेंगी नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगी। और लड़कियां क्या, लड़की की भी मैं बात करती हूँ तो शिक्षा एक, मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा माध्यम है
जिससे किसी का भी जीवन, किसी का भी जो है भविष्य सुधर सकता है। तो लगा कि नहीं, वापस आके हम शिक्षा में कैसे काम करें, और शिक्षा के अलावा जो स्वास्थ्य है, जो कि मतलब एक बहुत कहा जाए तो इतना जुड़ा हुआ है सभी लोगों के जीवन से, और ख़ास करके महिलाओं पे। तो मैंने सोचा कि स्वास्थ्य जो है, क्योंकि मैं हमेशा से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रही हूँ। दिल्ली में भी मैं जब थी तो एम्स में काम करती थी, रिसर्च था मेरा वहाँ। फिर अमेरिका में गई तो वहाँ भी UCSF जो है दुनिया के एक बहुत अच्छे अस्पतालों में माना जाता है, वहाँ पर रिसर्च किया। तो स्वास्थ्य से लगा कि नहीं, यदि मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करूं, या यूं कहें कि माहवारी के लिए काम करूं, तो बहुत ही ज़्यादा सार्थक वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि लड़कियां मेरी बात सुनेंगी, महिलाएं मेरी बात सुनेंगी, और हमारा एक जो आम कहा जाए तो एक सामाजिक ढांचा है, तो सामाजिक लोग जो हैं उसको एक एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये बढ़ती हुई समस्या है माहवारी, जो कि हम आमतौर से पैड नहीं यूज़ करते थे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैंने आपका ये वाला इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि आप जो है पैड वुमेन के नाम से जो है जानी जाती है देश भर में। ये भी आपका एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। जी बताएं। तो उसी के लिए मुझे लगा कि जो समस्याएं मुझे रहीं जब मैं बड़ी हो रही थी, और आगे तक काफ़ी लंबे समय तक चली, और अभी भी मैं देखती हूँ कि आती हैं, तो वो समस्याएं अभी की लड़कियों को कैसे हम दूर करें। तो वही थॉट लेके मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने गांव वापस जाऊं। ये माहवारी की समस्या से जुड़ी जो और भी चीज़ें हैं, टैबूज़ हैं, भ्रांतियां हैं, और ऐसे रिचुअल्स हैं जो हम लोग आमतौर से, अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन अभी हम गांव की बात करें तो उन्हीं थॉट्स में उलझे हुए हैं, उन्हीं बातों में उलझे हैं। तो उनको बताने के लिए कौन आएगा, मतलब बताने इन द सेंस कि उस ज़माने तक ये बातें ठीक थी, लेकिन अब हम बहुत आगे बढ़ गए। आगे मेरा मतलब है कि जो सुविधाएं हैं हमें बेहतर मिलने लगी हैं, हम हाइजीन बेटर करने लगे हैं, हमारे आसपास जो है हाइजीनिक कंडीशन बहुत हो गई हैं। तो अब हमें ऐसी प्रथाएं नहीं करनी चाहिए कि भाई हम खाना बनाने में संकोच हो, या और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे अचार पापड़ जो भी कॉमन समस्या हैं। तो ये लगा कि मुझे कि ये बताने वाला तो कोई चाहिए ना, और लोकल तो है, किसी में इतनी हिम्मत है नहीं, और मतलब कोई इतना पंगा भी नहीं लेता। तो इस कारण से मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च किया, आज से करीब 8-9 साल पहले। और फिर जो पैडमैन थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि आप शुरू करिए। हालांकि मुझे इस विषय में, इस फील्ड में कुछ भी अनुभव नहीं था, क्योंकि मैं शुरुआत से पढ़ाई के लिए मतलब बाहर गई, और वहाँ भी रिसर्च में रही पूरा। लेकिन जो साइंस मैंने पढ़ी, जो मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने इतना काम किया, तो उसका फ़ायदा लड़कियों को और महिलाओं को हमारे क्षेत्र में एटलीस्ट हुआ, क्योंकि हमने काफ़ी, पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो हम काफ़ी ज़िलों में गए हैं, 15 ज़िलों में हम लोगों ने कैंपेन किए हैं, हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, ट्राइबल एरिया में, सभी जगह। तो उसके कम से कम लड़कियों के सवाल जो इतने सारे थे, उनका हम एक वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में उनका जवाब दिए, और वो सारी चीज़ें जो हैं हमने और भी समझी और भी सीखा। तो अभी बढ़ ही रहे उसी क्षेत्र में, तो काफ़ी अभी हम काफ़ी दूर हैं, क्योंकि ये समस्या जटिल है, और धीरे धीरे लोग समझेंगे और फिर आगे आएंगे। जी माया जी, जैसे हमने बात की, आपकी पहचान पैड वुमेन के रूप में भी है, एक टैबू सब्जेक्ट है अभी भी हमारे सोसाइटी में। तो शहर में भी टैबू है, तो गांव की महिलाओं को ये आप सब्जेक्ट में जब बात करती हैं, परेशानियां सुनती हैं, सोल्यूशन समझाती हैं, तो किस तरह की दिक्कत आपको आती है? देखिए, दिक्कत बस इतनी है कि वहाँ सुविधाओं का अभाव है, और सुविधाएं से मेरा मतलब है कि वहाँ 3 चीज़ें जो हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी हैं, वो श्रृंखला कहीं ना कहीं टूटी हुई है। और वो 3 चीज़ें ये हैं कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि आप लड़कियों को अवेयर करते हैं, यदि उन्हें पैड अवेलेबल नहीं होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो उस अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है वो काफ़ी जटिल है। तो हम लोग जब करते हैं तो वो यही कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते कभी, या होते भी हैं तो हमारे पास पैड नहीं होते, या पैड होते हैं तो फिर हमारे पास वो जानकारी नहीं होती कि हमें कैसे उपयोग करना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, कितने समय बाद चेंज करना है। ये सब चीज़ें हमें कॉमनली सुनने को मिलती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आप
एक एक लड़की तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक समूह के साथ पहुंच सकते हैं, और यदि आप उन्हें समझाते हैं तो उनके सारे सवालों का जवाब भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल, एक समूह है और एक अवेयरनेस, कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस तो धीरे धीरे आती ही है, एक श्रृंखला बनता है और चेंज आता है। आप अपने गांव वापस आई, आपने देखा चलिए समस्याएं हैं। सरपंच मतलब आपका जो गांव है वो बेसिकली अगर हम उसको अगर कहें, जैसे जातिवाद गांव में बहुत हावी रहता है, ठाकुर कम्युनिटी वहाँ पे स्ट्रांग है आपके जी गांव में। बहुत। तो आप कैसे निर्विरोध चुनी गई सरपंच, और सारी की महिलाएं भी, पंच भी जो है आपकी पूरी महिलाएं हैं और सब निर्विरोध चुनी गई, ये कैसे हो पाया? देखिए, ये एक लंबी कहानी है, और कहानी इसलिए कि क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन सुकर्मा फाउंडेशन जो है वो यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा है, जो मैंने शुरुआत करी थी उसकी, और उसके साथ साथ करीब 7-8 साल से मैं जो है सक्रिय हूँ अपने क्षेत्र में। और जब कोविड की जो समय था अभी, और उसमें जो सब लोग मतलब एक बहुत ही डरे हुए, हम शहरों की हालत तो देख ही रहे थे, लेकिन गांव में और ज़्यादा हालत इसलिए ख़राब थी क्योंकि वहाँ सही जानकारी नहीं थी। और अच्छा ये हुआ कि मैं वो दोनों तीनों साल मैं पूरे समय अपने गांव के आसपास ही रही, लोगों की मदद किया, मज़दूरों की मदद किया। वहाँ हमारे गांव में जितने लोग बीमार हुए, हमारे क्लिनिक है, टेलीमेडिसिन क्लिनिक, जो हम फाउंडेशन से चलाते हैं, क्योंकि मैंने बताया मेरा गांव जो है करीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर है, और वहाँ तक कोई ऐसा अस्पताल अच्छा या फिर इस तरह के डॉक्टर्स वहाँ नहीं है जिसमें लोगों को प्राइमरी केयर मिले। तो जब मैं पढ़ाई करके मतलब अमेरिका से जब मैं वापस लौटी, जब पैड का काम कर रही थी, तो सोचा यहाँ अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ी हुई हूँ। तो इस तरह से अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, वाईफाई के माध्यम से टेलीमेडिसिन, एक बाहर के डॉक्टर्स अच्छे से हमारे गांव में जुड़ सकते हैं। तो वो क्लिनिक जो है हमने पिछले 3-4 साल पहले शुरू किया था, कोविड से पहले। तब हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि कोविड आएगा तो उसमें इतने लोगों की जान बचेगी, लेकिन जब कोविड के समय हमने उसका भरपूर उपयोग किया और इतना सदुपयोग किया कि हमारा गांव, आसपास के लोग, बहुत लोगों की मदद करी और उनकी जान बच पाई। तो वो जो 2-3 साल का जो समय था, जो मैंने बिना डर के और बिना अपनी परवाह किए और भी हमारे स्टाफ की परवाह किए जो लोगों की हमने मदद करी, उसमें लोगों का, जो हमारे गांव के लोगों का सोच बदली कि भाई जब ये बिना पद पे रहते हुए, बिना किसी उसका, इतना लोगों की मदद कर रही हैं, तो यदि ये हमारी पंचायत में आएंगी तो शायद और अच्छा हो। क्योंकि उसके पहले जो सरपंच थी वो थोड़ी सी मतलब रिजर्व सीट थी, इस कारण से मतलब ज़्यादा गांव में काम नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो काम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं रह गए थे। तो लोगों में ये भी था कि भाई हम ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं, कोविड में और 2 साल लेट हो गए थे चुनाव, तो उस कारण से 5 और 2 7 साल का गैप जो रहा है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को हम लाएं जो वास्तव में हमारे काम कर पाए। और मेरा उसमें स्वार्थ ये था कि मैं बहुत समय से जो लोगों का के बीच में जो काम कर रही हूँ, वो मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप कितना भी लोगों को कुछ भी दें, वो आप पूरी उम्र या पूरे जीवन नहीं दे सकते। लेकिन यदि आप शिक्षा देते हैं तो उससे पीढ़ियाँ बदलती हैं। मैं उसका आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि मुझे शिक्षा सही समय पे मिली और मैं आज आपके साथ आपके चैनल पे बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि शिक्षा जो है हमारे स्कूल में, हमारे गांव में जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक और लड़कियां या और बच्चे नहीं सुधर पाएंगे, क्योंकि हर कोई प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकता और हर कोई भोपाल भी नहीं आ सकता। मैं अभी एमपी नगर से आ रही थी, इतनी भीड़ मुझे बच्चों की दिखी। मात्र वो 1% जो बच्चे हैं, एक गांव के 1% बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, और वो इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई किए, तब जाके वो यहाँ पहुँचे। किसानों के ही बच्चे रहते हैं। लेकिन मैं मेरे गांव की बात करूँ तो अभी मेरे यहाँ 90% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव में मुझे सरकारी स्कूल को ही इतना अच्छा बनाना है ताकि हमें प्राइवेट की ज़रूरत ना पड़े। तो वो मेरे अंदर जो था, करीब 2-3 साल से प्लान पक रहा था कि कैसे हम सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल से भी अच्छा बनाएं, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे पंचायत में होना बहुत ज़रूरी था। और उसके साथ साथ जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंस भी किया था कि जो महिला समरस पंचायत बनेगी निर्विरोध, उस पंचायत को हम 15 लाख रुपए अतिरिक्त देंगे। ये लगभग 1 साल होने को आया है। तो हमने उसी आशा के साथ लोगों को कन्विंस किया कि अपन को जब 15 लाख रुपए मिलेंगे
तो हम उससे स्कूल में लगाएंगे, हम उससे अच्छे क्लासरूम बनाएंगे, एक अच्छा एक सरकारी चीज़ ढांचा बनाएंगे, तो उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आपका पैसा बचेगा घर का, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में 50,000 लाख रुपए तो खर्चा करते ही हैं। तो इस बात पे पूरा गांव सहमत हुआ और सब ने कहा कि भाई चलो अब हम आपकी बात मानते हैं, सभी महिलाओं को आगे करते हैं, 15 लाख रुपए मिलेंगे गांव को और वो एक अच्छी शुरुआत होगी। और भी बाकी काम है जो मतलब एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एक ट्रांसपेरेंट पंचायत कैसे चले और उसका मतलब जो सही मायने में कैसे काम हो, उस कारण से मुझे लगता है लोगों ने हमारी पिंक पंचायत बनाई और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी सारी जो ख्वाहिशें हैं उन पे हम पूरा उतरें। और अभी बस 1 साल होने वाला है, अभी काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी हम सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आपने कैसे पूरे गांव को कन्विंस किया और पूरे गांव वालों ने माना इस बात को और पूरा जो है एक पिंक पंचायत जो है निर्विरोध जो है सारी महिलाएं चुनी गई। बहुत आप बधाई की पात्र हैं इसके लिए। अभी हाल ही में एक फिल्म भी अब रिलीज़ होने वाली है, सर मैडम सरपंच, कहीं ना कहीं आपकी भी स्टोरी से उसमें इंस्पिरेशन है, तो काफ़ी लोगों को आप इंस्पायर तो कर रही हैं, क्या कहेंगी इस फिल्म के बारे में? जी देखिए, फिल्म के बारे में भी एक्चुअली मैंने अभी सुना कुछ दिन पहले, और मैं जब उसकी स्टोरी सुन रही थी तो मुझे लगा ये तो लगभग मेरी जैसी स्टोरी है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं जो लड़की है वो अमेरिका से, LA से आके, कैलिफोर्निया से आके लाइब्रेरी शुरुआत करती है और फिर वो पंचायत। तो मुझे लगा कि ये अच्छी एक सोशल फिल्म है और सोशल फिल्में ज़्यादातर लोगों को देखना चाहिए, महिलाओं को, लड़कियों को देखना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में काफ़ी पिछड़े हुए हैं भारत में। हम बात करते हैं कि हम 30% 50% रिजर्वेशन रखते हैं पार्लियामेंट में या हम कहें असेंबली में, लेकिन उतनी महिलाएं नहीं पहुंच पाती। तो यदि ये फिल्म आती है, जैसे हमने देखा पंचायत एक सीरीज़ भी आई थी जो मतलब शहर के ही नहीं, इनफैक्ट गांव के लोगों ने उसको देखा ही नहीं, लेकिन शहरों के लोगों ने उसको इतना देखा और शहरों से ज़्यादा उसको अमेरिका के लोगों ने देखा, NRI लोगों ने। मैं जिससे भी मिलती हूँ वो सब कहते हैं हमने पंचायत देखी, आपकी वैसी पंचायत है क्या? तो मुझे लगा कि ये फिल्म जो है उसी कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण के लिए बनी है और कहीं स्टोरी जो है वो मैच हुई है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छी पहल है और इससे काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां आगे आएंगी जो पंचायत की कमान संभालेंगी, महिलाएं आएंगी, क्योंकि महिलाएं आ तो जाती हैं रिजर्वेशन से या कैसे भी करके, लेकिन उनको उतना जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिलता पंचायत में, इंटरेस्ट शायद नहीं लेती, इसीलिए वो जो बात आती है ना सरपंच पति और उस तरह की जो बातें आती हैं, अध्यक्ष पति, सरपंच पति, पार्षद पति, ये उसीलिए आए क्योंकि महिला इंटरेस्ट नहीं ले रही। अगर महिला इंटरेस्ट लेगी तो पुरुष क्यों उनका काम, उनके लिए जगह काम करेगा। हाँ, और एक तरह से सामाजिक स्ट्रक्चर भी है एक्चुअली। छोटी जगह पे जब आप रहेंगे देखेंगे तो वो आप एक क्लियर देख पाएंगे कि महिलाएं होती तो हैं, कई बार महिलाएं तेज तर्रार भी होती हैं, लेकिन उनके आसपास के जो परिवार वाले या समाज वाले ऐसे हैं कि उन्हें चाह के भी नहीं, क्योंकि ये उनके लिए गर्व की बात होती है कि भाई हमारे परिवार में या हम ही अध्यक्ष हैं या हम ही सरपंच हैं। तो ये जो फिल्म है इसकी अपन बात करें तो ये काफ़ी सारे पहलू पे को दिखाया है कि सरपंच बनने के बाद भी क्या परेशानियां आती हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, जिनको मतलब एक ब्यूरोक्रेसी को भी दिखाया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हमें मैं अभी जो देख रही हूँ परेशानी आती, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। हालांकि आप निर्विरोध चुनी गई, आपने सारे गांव वालों को कन्विंस किया, लेकिन कैसे परेशानी आपको आपके सामने आती? देखिए, वो तो क्या है कि वो तो एक पहली स्टेप थी कि भाई निर्विरोध चुनना और बनाना, वो एक बड़ा ऐसा था, मुझे लगा हो गया, लेकिन असली जो काम है वो अभी हमें दिखता है, समझ में आता है कि एक काम को कराने के लिए आपको कितनी मुश्किल होती है। आपको मतलब फंड्स जो हैं यदि आपके पास हैं उनको सदुपयोग करने के लिए आपको कितनी मुश्किल होती है कि वहाँ जो लोग हैं, एग्जिस्टिंग लोग हैं, वो शायद इतने यूज्ड टू नहीं है कि भाई हम रोज़ आके हाजिरी लगाएं या रोज़ आके हम फ़ोन उठाएं आपका या रोज़ हम आपको समय पे रिपोर्ट करें। ये सब चीज़ें मतलब आदत में नहीं है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये काम है तो ये फ़ौरन होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को उन्हें समझाने में या उन्हें मुझे समझाने में थोड़ी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये है कि यदि आप पीछे लगे रहते हैं और आपका विजन यदि क्लियर होता है तो फिर चीज़ें होती हैं और लोग भी उन चीज़ों को मानते हैं। आपसे माया जी ये सवाल
मुझे लगता है बहुत पूछा जाता, अक्सर पूछा जाता होगा कि आगे पॉलिटिक्स में आएंगी, आगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी, आपके पास आई एम श्योर लोग अप्रोच भी करते होंगे, तो क्या क्या सोचती हैं आप, क्योंकि इस साल जो है विधानसभा चुनाव भी हैं। जी देखिए, अभी पूरा मध्य प्रदेश ही चुनाव मोड में चल रहा है और हम लोग भी कहीं ना कहीं पंचायत में भी उस चीज़ का हम असर देख रहे हैं कि किस तरह से अभी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे पंचायत में ही अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक हमें एक विजन, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि एक मॉडल चीज़ें या मॉडल जो जब डेमोक्रेसी में चीज़ें आती तो वो इस तरह से होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ये बाकी सारी चीज़ें हैं और ये आप एक छोटी जगह दिखा सकते हैं तो फिर बाकी पैन इंडिया भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं कहूँगी फ़िलहाल कि भाई मुझे अपने गांव में ही रहना है। और रही बात पार्टियों की, कि उन लोगों का तो है ही कि मतलब इस तरह से लोग दिखते हैं, तो स्पेशली महिलाएं जो हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में आप उंगली में गिन सकते हैं, तो आते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है वो वक्त नहीं आया। वो सब लोग ना कहती जा वो रही है। जी, अभी फ़िलहाल जो है महिलाएं मतलब जो कहें पॉलिटिक्स में जल्दबाजी भी है और फिर लोग जो हैं थोड़े से, हमारे इधर की मैं बात करूं तो समय लगेगा, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ें दिखेंगी तो वो खुद मतलब आगे आएंगे और कहेंगे कि नहीं, जिस तरह से पंचायत के लोगों ने किया। तो मैं समय पे काफ़ी बिलीव करती हूँ, जब आएगा तब देखा जाएगा। तब देखा जाएगा, अभी आप नहीं है उस, वो फ्रेम ऑफ माइंड आपका नहीं है। गांव से रही, गांव से हैं, वहाँ हैं, फैमिली ने, आप फैमिली को आपने कैसे कन्विंस किया कि आपको इतना पढ़ने दें? आप 8वीं तक पढ़ी, जनरली ऐसा होता है कि फैमिली कहती बस हो गया, आप पढ़ लिख लिया, घर में रहो, क्या ज़रूरत है। आप दूसरे गांव जाके पढ़ रही थी, जबलपुर गई, फिर यूएस गई, तो मतलब फैमिली क्या आपकी शुरू से आपको एनकरेज कैसे करी? मतलब आपको कन्विंस करना पड़ा या शुरू से उनका आउटलुक ऐसा था? नहीं देखिए, मेरी एक्चुअली फैमिली जो है वो काफ़ी लिबरल टाइप की है और उसका रीज़न ये था कि मेरी माताजी कभी स्कूल नहीं गई और उनके परिवार में मतलब उनके जो भाई वगैरह हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर रहे, सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं रायपुर से, और एक साइंटिस्ट रहे। तो वो मतलब उम्र में बड़ी होने के कारण उन्हें स्कूल जाने नहीं मिला, क्योंकि छोटे भाइयों की, उनकी माँ बचपन में गुजर गई थी, तो छोटे भाइयों की उन्होंने काफ़ी परवरिश करी। लेकिन उन्होंने पढ़ना सीखा, घर में पढ़ना सीखा, अपने हस्ताक्षर करती हैं, रामायण सब पढ़ती हैं। तो जब हम स्कूल में थे तो वो हमें हमारी पुस्तकों से उन्होंने पढ़ना सीखा, और वो एक हमारे अंदर उन्होंने ये भरा कि देखो पढ़ाई ही सब कुछ है, ये आप में परिवर्तन ला सकती है। बाकी चूल्हा चौका जो है वो तो सीखे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उस पर लगातार जो माएँ हैं घर में, परिवार में, वो फोकस करते हैं कि कल को शादी होगी हमारी नाक कटा देगी, किचन का काम सीख लो। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे परिवार में थोड़ी सी मदर ने आपको पढ़ने पे फोकस करने को कहा। जी बिल्कुल, और मदद भी करी। मेरे फादर भी मतलब वो ज़्यादा पढ़े नहीं, वो उन्होंने भी 5th तक गांव में ही पढ़ाई की। उसके बाद भी उनका एक विजन रहा कि नहीं, पढ़ना अच्छी बात है तो पढ़ना चाहिए, और वो उन्होंने समाज की बिल्कुल नहीं सुनी। सबसे अच्छी बात कि आमतौर से हम इसी चीज़ का डर होता है कि भाई पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार। उन्होंने अपने कान को बंद किए और मुझे लगातार सपोर्ट किया। और फिर उसमें जब सामने वाले जो बच्चे रहते हैं उन पर भी आप का रिज़ल्ट देखने मिलना चाहिए। जैसे मेरे बारे में मैं कहूँ तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मतलब शुरू से ही शौक़ था। और उसके बाद जब मैं बाहर गई तो मुझे और एवेन्यूज़ जो हैं वो खुलते गए, जो भी कहें इंग्लिश पढ़ने, क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट के बच्चे होते हैं। हिंदी क्या, बुंदेलखंडी से हिंदी सीखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, तो कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप खुद बढ़ते हैं तो कभी मैंने मतलब घर में कभी ऐसा पढ़ाई के लिए बोझ नहीं बनी, क्योंकि मैं शुरू से ही जब कॉलेज में थी तब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, छोटे बच्चों को, फिर बड़े बच्चों को। वो एक आय जो थी वो अपने लिए सपोर्ट बनी। और उसके बाद हाँ, उसके बाद रिसर्च में पैसे मिले, उसके बाद स्कॉलरशिप पे अमेरिका गई। तो ये जो उनकी ही मतलब एक फॉरवर्ड थिंकिंग थी कि नहीं,
जब खुद से पढ़ रही है हमारा क्या जा रहा है, हमारी ना ज़मीन बिक रही ना घर बिक रहा बहुत है, अच्छी तो इसलिए ये करे और जो करे वो अच्छा तो होगा। आपने अभी जो जिक्र किया था कि आपके फादर ने कान बंद कर लिए थे, तो किस तरह का जो आपको लेकर बातचीत होती थी? जो आपने कहा ना पड़ोसी कमेंट करते हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो क्या कमेंट्स आते थे? देखिए मैं तो, क्योंकि मैं तो रहती नहीं थी गांव में, तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जो सुनने जो आता था आमतौर से यही रहता है कि भाई ये मोड़ी बड़ी हो गई, तुम्हारी ब्याह कब करो, मतलब जो एक आमतौर से ये भाषा रहता है अपने गांव में। और हम लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, तो आम जो 8वीं क्लास के बाद से ही मतलब समाज में उठना बैठना, शादियों में जाना आना, ये सब होता है। तो ये सबसे बड़ी चर्चित जो खबर रहती है कि भाई तुम्हारी मोड़ी कितनी बड़ी हो गई, हमरो मोड़ा इतना बड़ा होगा, तो अब ब्याह कब करें, तो ये चीज़ें आती। तो फिर जब वो कहते कि भाई नहीं हमारी मोड़ी दिल्ली में रह रही है, जबलपुर में, अरे कहाँ रह रही, कौन के संग रह रही, कौन कितना रह रही, तो मतलब ये खबरें मतलब बहुत एक बड़ा विषय होता था, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बोले भैया हमें विश्वास है, वो जहाँ भी उम्दा है, तो तुम अपना काम करो। तो वो जो चीज़ें हैं उससे मतलब उनको भी एक शांति मिली और मेरे तक अच्छा हुआ। उस समय मेरे समय जो था कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था, कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, नहीं तो सुबह शाम की ये खबरें मेरे तक भी पहुंचती। तो मैं लगभग 1 साल में एक बार घर आती थी, या वो भी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि जैसे ही हम गांव आते थे वैसे ही सब दुनिया से डिस्कनेक्ट हम हो जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोन नहीं चलता था, कोई पीसीओज नहीं थे, कुछ नहीं था। तो ना तो हमें गांव की खबर हमको पहुंचती थी, ना हमारी खबर इनको पहुंचती थी। कोई नेगेटिविटी आप तक कोई आई नेगेटिविटी नहीं, और आप बिल्कुल एकदम बढ़िया आप आगे निकल गई। जी। चलिए बहुत अच्छा हुआ कि आप तक खबरें ये आई नहीं सारी नेगेटिविटी की। तो अभी जो है आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? वो देखिए उन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, मतलब वो काफ़ी आगे तक पढ़े, मास्टर कंप्यूटर साइंस में किया, अमेरिका में ही पढ़े वो मास्टर और पीएचडी। और फिर वो रहने वाले गुजरात के हैं, अहमदाबाद से, साबरमती से। तो गांधी जी का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है, क्योंकि बचपन से वो उसी 1 किलोमीटर की रेडियस में रहे। तो वो काम करते हैं फुल टाइम, और हमारे फाउंडेशन को भी हेल्प करते हैं, और काफ़ी मतलब जो उनको कम्युनिटी में बहुत अच्छा लगता है सर्व करना एजुकेशन में। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ काम करो, मैं घर संभालूंगा, ऐसा करके। बहुत अच्छी। तो वो काम भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, और मेरी हेल्प भी करते हैं। चलिए आप लगातार काम कर रही हैं, इसके अलावा जो कुछ आपका मी टाइम होता है वो क्या करती हैं? देखिए फ़िलहाल मैं जब इंडिया में होती हूँ तो मेरा कोई मी टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं समय को पीछे भागती हूँ, क्योंकि इतना कुछ होता है यहाँ करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा ब्रेक लेके अमेरिका जाती हूँ 1-8 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो मुझे हाइकिंग बहुत पसंद है, मैं ट्रैकिंग पे जाती हूँ। काफ़ी जंगलों में मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ मैंने विज़िट की हुई हैं, और वहाँ जाके अकेले रहती भी हूँ, सीखती भी हूँ। टेनिस खेलना पसंद है, मूवी देखना बहुत पसंद है बॉलीवुड की। तो यही सब करती हूँ, ये मेरा मी टाइम होता है। बहुत शानदार। माया जी, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के दफ्तर में आप आई, सबकी बात के लिए आपने समय निकाला, और इतनी इंस्पायरिंग आपने अपनी पूरी जो है आप अपनी लाइफ की जर्नी को, हालांकि बहुत इंस्पायरिंग है मेरे ख्याल से, जैसे एक फ़िल्म बनी है जो आ रही है, इस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। हमारा तो थोड़ा सा ही समय था, लेकिन तो भी बहुत इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को, और आपको भी बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की माया विश्वकर्मा जी से। बहुत इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है, कैसे एक गांव से निकली, यूएस तक पहुंची, लेकिन फिर वापस अपने गांव में वो आ जाती हैं, जहां वो निर्विरोध सरपंच चुनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करना चाहती हैं, लड़कियों को एजुकेट करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें, जैसे वो उनको मौका मिला वो आगे निकल पाएँ, क्योंकि उनके फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। वैसे ही वो चाहती हैं कि बाकी भी लड़कियां जो हैं उनको भी उस तरह का माहौल मिले कि वो आगे निकल पाएँ। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।